हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो अध्याय 3 होगा, जिसमें हम आज बात करेंगे आरंभिक नगरों के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी इतिहास से संबंधित 2 चैप्टर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें से एनसीईआरटी हैंडराइटिंग नोट्स भी आपके यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, इन एनसीईआरटी को सिर्फ ऐसे ही नहीं, इनको हैंडराइटिंग नोट्स के साथ आपके सामने डिस्कस किया जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस ये भी करवाए जाएंगे। एसएससी करवाए जाएंगे, यूपी आरओ एआरओ से क्वेश्चन कैसे आए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में कौन से क्वेश्चन आए हैं, यूपी पीसीएस में कैसे आए हैं। ठीक है, या ये जो यहाँ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ एसएससी एमटीएस में देखिए 2021 में ही क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर से कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। इसके अलावा क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी में कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कुछ कथन दिए होंगे, उसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन और कौन सा आया था यूपी आरओ में कि हड़प्पी नगर जो है वो 3 भागों में विभक्त है, कौन सा नगर ऐसा है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ। ठीक है, ये तो 4 क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से, सिर्फ इसी चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं वो आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा हम इनके नगरों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि किस तरह से व्यवस्थित नालियाँ बनी थी, कुएं बने थे, नाले बने थे। ठीक है, स्नानागृह के बारे में डिस्कशन करेंगे और खिलौने से हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे किन चीज़ों का आयात निर्यात होता था। ठीक है, खिलौने क्यों बने थे, खिलौने के बनने का से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला जो चैप्टर था क्या कब और कहाँ कैसे, ये हो चुका है। दूसरा चैप्टर आखिर तक, इसके बारे में भी हम कर चुके हैं डिस्कशन। अब हम बात करेंगे आरंभिक नगर के बारे में। ठीक है, तो आरंभिक नगर में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, 2 बच्चे होते हैं, वो मतलब एक पुराना सा घर होता है, बहुत ही खंडहर भुताहा टाइप का, जिसको ये बच्चे भुताहा घर कहते थे। ठीक है, वहाँ पे ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जिसको भुताहा घर कहते थे, देखते हैं कि कुछ लोग खंडहर की तारीफ कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि इसकी वास्तुकला देखो कितनी अच्छी है, कि भाई यहाँ लकड़ी की कितनी सुंदर नक्काशी हुई है। ठीक है, इस तरह से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर एक इंसान कहता है कि जो मंत्री जी हैं इनको पत्र लिखना चाहिए और देखना चाहिए कि जो खूबसूरत नगर है इनको संरक्षित मरम्मत कराने की व्यवस्था करें, है ना। इस तरह से ये बातें कर रहे होते हैं। तो इनके मन में दिमाग में एक चीज़ आती है कि जो पुराने खंडहर होते हैं इनसे इतना लगाव क्यों है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ कर आता है कि पुराने खंडहर, ठीक है, पुराने खंडहरों से क्या विशेषता है, हमें इनको रख के सुरक्षित क्यों रखना है, हमें क्या जानकारी मिलती है इनके बारे में। तो यहाँ से एक पुराना जो नगर था, ठीक है, यहाँ से एक नगर के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। जो ये क्वेश्चन उठ कर आया, तो सब बात करेंगे हम हड़प्पा के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा भी कुछ इसी तरह से सामने आया था। सामने किस तरह से आया था कि वहां पर जो है हड़प्पा एक क्षेत्र था। हड़प्पा एक क्षेत्र था जहाँ पर रेल की जो है पटरियाँ बिछाई जा रही थी। जब रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो हुआ था कि वहाँ पे इंजीनियर्स को वहाँ पे खुदाई के दौरान कुछ अच्छे पत्थर मिले। जब उनको अच्छे पत्थर वो मजबूत दिखे तो इन्होंने क्या करा कि रेल जो पटरियाँ थी इनको बिछाने में इसका प्रयोग जो है किया। इस तरह से ये क्या करते गए कि मतलब अधिक मात्रा में वो पत्थर को है निकालते चले गए और रेल पटरियों में बिछा दिया। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि ये कोई ऐसी सभ्यता भी यहाँ पर बसी हुई है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने किया गया कि एक हड़प्पा जो क्षेत्र था उसका बहुत एक अधिक भाग कह सकते हैं, एक बड़ी मात्रा में जो इसका भाग जो बसा हुआ था, ठीक है, उसको जो है इस तरह से वो ध्वस्त हो गया। इसका पता कैसे चला? इसका पता इस तरह से चला कि जो 80 साल पहले कुछ आर्किटेक्ट आर्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, पुरातत्वविद है, उन्होंने इस जो है खंडहर को जो ढूंढा। ठीक है, कुछ जानकारी मिली, जिस तरह से वहाँ पे शील प्राप्त हुई। जब शील की जानकारी मिली तो जब ये शील जहाँ से प्राप्त हुई फिर उस जगह पे गए, वो उस जगह को देखा। ठीक है, वहाँ से फिर इस नगर की जो है खोज की गई और जिसका नाम क्या पड़ा? जिसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्यों पड़ा भाई? हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि जो क्षेत्र था, ठीक है, जो वो क्षेत्र था वो हड़प्पा क्षेत्र था जहाँ पे खुदाई सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, वो हरियाणा का एक हड़प्पा क्षेत्र था। ठीक है, इसी के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, जो कि 47 साल पहले जो है इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था।
अब हम जानते हैं इस नगर की विशेषता के बारे में। तो जो ये नगर था, ठीक है, ये जो नगर जो बसे हुए थे ये दो या दो से अधिक जो भागों में विभाजित हुआ करते थे, ठीक है। बहुत से ऐसे नगर जो 2 भागों में थे और 1-2 नगर ऐसे थे जो 3 भागों में विभाजित थे, ठीक है। तो 2 भागों में विभाजित जो है नगर, जो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए, जो 2 भागों में मिले थे, इसमें जो पश्चिमी भाग जो होता था छोटा होता था, ठीक है, और वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बना होता था, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचे पे बना होता था। जबकि जो निचला स्थान था, ठीक है, निचला स्थान था वो काफी बड़े एरिया में बना हुआ था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा नीची जगह पे बना होता, निचला नगर उसको कहा जाता था। ऐसा क्यों था? ऐसा यहाँ से हम यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वहाँ के उच्च या कुलीन वर्ग के लोग होंगे या जो बहुत ही समृद्ध वर्ग के लोग होंगे वो ऊंचाई पे रहते होंगे, ठीक है, जहाँ पे सुख सुविधाएं बहुत अधिक होती होंगी, और ये निचले लोगों से कम रहते होंगे क्योंकि इनके पास जो आर्थिक तरह से ये कम समृद्ध होंगे, ठीक है, ये कुलीन वर्ग के नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ग विभाजन के अवशेष भी हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो हिस्सों की जो 4 दीवारी थी, ठीक है, ये पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये दीवार बनी हुई है ये कैसी बनी होती थी, ये पकी ईंटों से बनी थी और इन्हें इस तरह से पकाया जाता था जो लगभग हजारों साल पहले भी इनको ऐसे ही सुरक्षित पाया गया। सोचिए वहाँ उस टाइम पे जो ये काम होता था तो इनके पास जो इनका जो व्यापार या इनका जो ये कार्य करने का तरीका था वो कितना ज्यादा समृद्ध था, है ना। तो ईंटों की यहाँ पे इसके अलावा ये बताया गया कि जो ईंटों की चिनाई है, ठीक है, चिनाई किसे कहा जाता है भाई? चिनाई इसे कहा जाता है कि ईंटों को बिछाने का तरीका, ठीक है। जो ईंटें जो ऐसे देखिए यहाँ सीधी सीधी ईंटें हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं तिरछी ईंटें हैं। जो आधुनिक टाइम पे जिस तरह से इस अब ईंटें जो मतलब दीवारों की जो चिनाई की जाती है, ठीक है, मसाला रखकर उस पर बनाया जाता है, उस तरह से पहले भी देखिए इस तरह से क्रॉस करके जो है दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है, इसे ही चिनाई कहा जाता। तो इतनी अच्छी तरीके से की जाती थी कि इनमें मजबूती जो है ये बरकरार थी, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो जो नगर दुर्ग थे, ठीक है, वो उसमें कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आता है वो मोहनजोदड़ो। मैप में देख लेते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये देखिए ये है हमारा मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और भारत के हिस्से में आता है, जो अब पूरी तरह से पाकिस्तान के एरिया में है, जो पुराने में जो था ये हिंदुस्तान के एरिया में आता था, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो है इसमें एक खास तरह का तालाब बनाया गया था, ठीक है, जिसे जो पुरातत्व है इसे क्या कहा, इसको महान स्नानागार कहा, स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में क्या किया जाता था, ईंट और ईंट का प्रयोग किया जाता था और उस पर प्लास्टर किया जाता था, ठीक है, और पानी का उसमें रिसाव ना हो इसके लिए क्या किया जाता था, उस प्लास्टर पर चारकोल लगाया जाता था, ठीक है, चारकोल से उसकी जो है एक परत को जो है उसको बिछाया जाता था, ठीक है, इस तरह से किया जाता था। इसके अलावा स्नानागृह में और क्या होता था, यहाँ पे हम आपको स्नानागृह का एक फोटो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्नानागृह में ये देखिए ये उतरने के 2 रास्ते हुआ करते थे जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा में होते थे, ठीक है। नीचे उतरने के 2 तरह के रास्ते होते थे, सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी इस स्नानागृह में उतरने के लिए, और ये इसे तभी इसका इस्तेमाल किया जाता था जब कोई विशेष पूजा होती थी, ठीक है, या विशेष कोई अवसर होता था, ठीक है। और इसी स्नानागृह के आसपास जो है देखिए ये जो है कमरे बनाए हुए थे, ठीक है, इस तरह के कमरे बने हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो की बात की जाए, इस विशाल स्नानागृह के अलावा भी जो आम घर के लोग थे, ठीक है, उनके क्या था, उनके घर में अपने घर में, ठीक है, वो आंगन जैसा ये बना होता था, आंगन बना होता था और इनके चारों तरफ कमरे बने होते थे जैसा कि विशाल स्नानागृह में हुआ है, ठीक है। उसी तरह से घरेलू लोग जो होते थे जो निचले भाग में रहते थे उनमें भी पाया गया, और उनके घरों में जो है कुएं भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनके घरों में क्या मिला है, कुएं भी मिले हैं जो कि स्नान करने के लिए, पानी का संग्रह करने के लिए, ठीक है, जिसका उपयोग ये किया करते थे, ठीक। अब बात हो रही है कालीबंगा और लोथल, ठीक है, कालीबंगा और लोथल में, कालीबंगा हम देख लेते हैं कहाँ पर है हमारे मैप में, तो कालीबंगा ये है, ठीक है। इसके अलावा लोथल देख सकते हैं, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में, ठीक है।
तो जो कालीबंगा और लोथल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। इन नगरों में क्या प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या मिले हैं, भंडार गृह भी मिले। भंडार गृह मतलब कि अन्नागार कह सकते हैं उसको, ठीक है, अन्नागार कह सकते हैं, मतलब अनाज रखने के लिए भंडार गृह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भवन, नाले और सड़कें, तो इन नगरों पर जो घर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 1 या 2 मंजिले के होते थे, ठीक है। आमतौर पर जो हम लोगों के घर होते थे वो 1-2 मंजिलों के होते थे। घरों में आंगन होते थे, चारों तरफ कमरे होते थे, ठीक है, और उनमें भी अलग एक स्नान घर होता था, ठीक है। और कुछ घरों में जो है कुएं भी प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो में जो घर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वहां पे उन घरों में क्या प्राप्त होता है, उन घरों में कुएं प्राप्त होते हैं, है ना। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि कई नगरों में ढके हुए नाले प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। भाई नालियां जो देखिए ये सीधी लाइन में बनाई जाती थी, ठीक है, एकदम सीधी लाइन में बनाई जाती थी, ठीक है, और इन्हीं से जुड़े हुए नाले बनाए जाते थे ताकि इन नालियों का जो पानी है नालों में जाए, ठीक है। और समय समय और उन नालों को क्या गया, ढक्कन से ढक दिया जाता था ताकि समय समय पर जो है उन नालों को जो है उनकी सफाई की जा सके। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से नाले बनाए जाते होंगे, ठीक है, ताकि समय समय पर इनकी क्या करें, इन समय समय पर इनकी यहाँ से सफाई की जा सके, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इनकी योजना कितनी तगड़ी थी, है ना, कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ों को मतलब चीज़ें सटीक तरीके से बनाया था इन्होंने, जबकि उस टाइम पे ना कोई पैमाना था, ठीक है, ना कोई नाप तोल की वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो हड़प्पा नगरों में कहा जाता है कि बड़ी हलचल रहा होगी। क्यों हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर काम बनाने, मतलब भवन बनाने और नालियाँ बनाने, कुएं बनाने या फिर नक्काशी करने या फिर खिलौने बनाने में लगे ही रहते थे हमेशा व्यस्त, मतलब लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त तरीके से होते थे। संभवतः ये भी कह सकते हैं कि वो शासक होंगे, ठीक है। शासक जो लोग थे वो क्या करते थे, दूर दूर से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे, ठीक है, चीजें मंगवाते थे, ठीक है। शायद ही जो लोग थे ये खूबसूरत मन के सोने चांदी बने आभूषण, कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, इसके लिए ये धातुएं मंगवाते होंगे, है ना। लिपिक जो होते थे, लिपिक क्या करते थे, वो मोहर पे लिखने का काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिल्पकार जो थे, शिल्पकार ये नहीं कह सकते कि शिल्पकार सिर्फ पुरुष ही होंगे, स्त्री भी हो सकती थी शिल्पकार, ठीक है। शिल्पकारों में ये भी कहा, या फिर दोनों हो सकते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो शिल्पकार थे वो भी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गढ़े हुए थे, ठीक है। उनकी जो शिल्पकारी जो मिलती है, देखिए यहाँ पर एक मुद्रा, यहाँ पे एक शील प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ शील पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ये लिपि जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसका काम था, ये लिपिकार का काम था, ठीक है। ये मोहर बनाते थे, ठीक है, इसके ताकि उनका प्रयोग जो है आयात निर्यात में किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नगर और नए शिल्प के बारे में, ठीक है। तो अगर हम नगर और नए शिल्प के बारे में बात करें तो पुरातत्व को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि अधिकतर कैसी बनी, या तो पत्थर की बनी है, ठीक है, या तो तांबे, कांसे या सोने चांदी की बनी हुई धातुएं जो है पाई गई हैं, ठीक है। तो तांबे का प्रयोग, तांबे और कांसे से ये क्या करते थे, औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाते थे, और सोने चांदी से बर्तन और गहने बनाते थे, ठीक है। ये ऐसी प्राप्त हुई। इसके अलावा मन के बाट और फलक प्राप्त हुई। तो यहाँ फलक का आप चित्र देख पा रहे हैं, इस तरह की फलक का प्रयोग किया गया, ठीक है। मन के जो इस तरह गोल गोल ये मन के मिले हैं, ठीक है, और इनमें कुछ ऐसे छेद किए जाते थे, होल किए जाते थे, ताकि ये क्या हो, कहीं ना कहीं धागे पिरोकर ये गहने बनाने का कार्य भी किया होगा, ठीक है, ताकि स्त्रियां, यहाँ तक पुरुष भी जो है गहने पहनने का शौक रखते होंगे, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन की अगर हम बात करें, ठीक है, लाल कलर की जो लाल मिट्टी की जो मृदभांड है, ठीक है, जिनमें काले रंग की चित्रकारी मिली, ये लगभग हमें जो हड़प्पा सभ्यता है उनके सभी क्षेत्रों से, ठीक है, ये एक कॉमन चीज़ है जो प्राप्त हुई। इसके अलावा कुछ अलग अलग हिस्सों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जैसा जहाँ पे प्रयोग था, जैसे कि लोथल है, लोथल पे क्या है, बंदरगाह था, तो वहाँ पे बंदरगाह से संबंधित चीज़ें ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप ये चित्र देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये एक बाट की तरह इनका प्रयोग किया जाता होगा, कहीं ना कहीं इनको माप तौल के लिए, ठीक है, माप तौल के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा। ठीक, अगर हम बात करें 7,000 साल पहले की, तो 7,000 साल पहले जो है कपास की खेती जो है वो होती थी, वो कहाँ होती थी, वो मेहरगढ़ में होती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जाने से पहले ही मेहरगढ़ में जो है 7,000 साल पहले ही कपास की जो है खेती के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद ही मोहनजोदड़ो में जो है कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चांदी के फूलदान के ढक्कन पर। ठीक है, इसके अलावा तांबे की जो वस्तुएं होती थी उन पे चिपके हुए जो है कपास के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पकी मिट्टी और फोएंस बनी हुई जो है तकलियां सूत कताई के संकेत में है। ये फोएंस क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं आकृति जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये फोएंस है। ठीक है, यहाँ पे आदमी की आकृति देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो कपास का कार्य है सिर्फ कपास को कपड़े पहनने में नहीं, कपड़े पर एक अच्छी चित्रकारी के रूप में भी देखिए इसका प्रयोग यहाँ पे, इससे ये पता चल रहा है, जो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको पहना हुआ है और इस पे देखिए ये कढ़ाई की हुई है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो, यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो अच्छी चित्रकारी भी, अच्छी कढ़ाई भी जानते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि विशेषज्ञों ने ये बताया है कि जो वो शिल्पकार थे, इन्होंने जो ये शिल्प की जो ये मूर्ति बनाई है, इसको भी इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको क्या विशेषज्ञ ही तो कह सकते हैं। ठीक है, इनको विशेषज्ञ क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ये मूर्ति बनाई है वो इतनी अच्छे तरीके से बनाई। देखिए दाढ़ी को भी लाइनिंग टू लाइनिंग इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। हो सकता है कि उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो ऐसी दाढ़ी रखने का शौक रखते होंगे। ठीक है, लेकिन उसको एक तस्वीर में, एक मूर्ति पर पिरो मतलब उस तरह से गढ़ पाना भी एक कह सकते हैं कि विशेषज्ञ का काम ही हो सकता है ना। फोएंस, हमने बताया था कि फोएंस के बारे में बात करेंगे, तो फोएंस क्या है, ये कोई प्राकृतिक तौर पर नहीं पाए जाते थे। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर तो पत्थर और शंख पाए जाते थे, लेकिन फोएंस जो है ये कृत्रिम होते थे। कृत्रिम क्यों, क्योंकि इनको तैयार किया जाता था। कैसे तैयार किया जाता था, बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को क्या करा जाता था, गोंद में मिलाकर, ठीक है, ये वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके अलावा क्या किया जाता था, इनको चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। वो किस रंग की, वो हल्के नीले और हल्के समुद्री रंग की होती थी, जिसे फोएंस कहते थे। ठीक है, फोएंस का काम और भी होता था। फोएंस से जो है मनकी बनाने का कार्य किया जाता था, चूड़ियां बनाई जाती थी, बाले, छोटे बर्तन। ठीक है, ये सब किससे बनाए जाते थे, फोएंस से बनाए जाते थे। ठीक है, कच्चे माल की खोज के बारे में हम बात करें तो कच्चे माल का मतलब क्या हुआ, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हो उसे क्या कहेंगे, उन्हें ही हम कच्चा माल कहेंगे। ठीक है, तो जो किसान और पशुपालक थे, ठीक है, इनका उत्पादन करते थे, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते थे। ठीक है, जो कच्चे माल कहे जाते थे। ठीक है, इनको क्या है, ये चीजें जो है फिर इनसे कई चीजें बनाई जाती थी। किसान क्या बनाता था, किसान इनसे हल बनाता था। यहाँ आप हल का एक खिलौना देख पा रहे हैं। ठीक है, तो किसान क्या करता था, किसान इनसे हल बनाता था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके अलावा और क्या करता था, हल से क्या करेगा, हल से भाई जुताई करेगा, है ना। इसके अलावा क्या होता था कि जो कपास है, कपास जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता था, उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था। इसके अलावा ऐसी भी कई चीजें मिली हैं, ठीक है, जो कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी, जो बहुमूल्य पत्थर थे वो कहीं ना कहीं जो है आयात किए जाते थे। ठीक है, तो जो हड़प्पा के लोग थे, ठीक है, ये तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान में आज भी जो तांबे का है बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, खाद्यान्न है पूरी। तो जो है पुराने भी जो थे वो कहाँ से, राजस्थान से आयात करते थे भाई। और पश्चिमी एशियाई देशों की बात करें तो ओमान से क्या होता था, ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। ठीक है, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने और तांबे बनाने के जो साथ मिलाई जाने वाली जो टिन धातु थी, उसका आयात कहाँ से करते थे, जो आधुनिक ईरान है वहां से किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान से भी किया जाता था। अच्छा, सोने का आयात कहाँ से होता था, सोने का आयात जो है कर्नाटक से होता था। तो आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि KGF, है ना, KGF का नाम सुना होगा। ये मूवी जो है लगभग इसी स्टोरी पर ही बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक में जो है सोने की बहुत बड़ी खान जो है वो पाई जाती है।
तो सोने का जो आयात है उस टाइम पर भी आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि पुराने टाइम पर भी सोना जो है कर्नाटक में मतलब कहीं ना कहीं खुदाई उस टाइम पे भी हुई थी उसकी, ठीक है। तो बहुमूल्य पत्थर का आयात जैसे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको एक झलक दिखाई थी पहले एक हल की, ठीक है। ये हल जो है जो हमें खिलौने के रूप में प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ से ये पता चलता है, देखिए खिलौने हमारे आधुनिक में अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की भी बात करें तो खिलौने किसकी आकृति होती है, वही आकृति होती है जो कि कहीं ना कहीं हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका जो है प्रयोग हुआ होता है या हो रहा होता है या होने वाला होता है, ठीक है। जैसे कि कोई कार्टून हो, ठीक है, कार्टून से संबंधित खिलौने बनते हैं या फिर एरोप्लेन बनते हैं या फिर ट्रक बनते हैं, तो इसका इस्तेमाल सब होता है आज के आधुनिक टाइम में, ठीक है। उन्हीं के खिलौने बनते, तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी हमें यही पता चलता है कि जो ये खिलौने जब हमें प्राप्त हुए, हल जैसा एक हलनुमा प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे भी कुछ इस तरह के हल जो है इनका प्रयोग किया जाता हो। अच्छा, अब जब हल का प्रयोग किया जा रहा तो जाहिर सी बात है वहां पे कृषि जो है होती थी, ठीक है। और ये जो कृषि होती थी, अब इसमें हम ये जानते हैं कि अपने भोजन का प्रयोग जो है कृषि करके किन किन चीजों से अपना जो है भोजन मतलब ये पाते थे, ठीक है। मतलब वहाँ भोजन जो है प्राप्त करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया हड़प्पा के जो लोग थे क्या गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जो है ये उगाते थे, और यहाँ इनके जो है अवशेष भी जो है ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये भी है कि ये अनाज तो उगाते ही थे, जानवर भी पालते थे। मैंने जैसे कि बताया कि खिलौने के रूप में हमको जो है जानवर दिखाए गए, यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो खिलौने यहाँ पे ये दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो खिलौने आप देख पा रहे हैं, इससे क्या पता चलता है, इससे यही तो पता चलता है कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं पशुपालन होता था, ठीक है। इसी तरह से इस जानवरों की आकृति के जो खिलौने हैं ये भी हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो किसान जो चरवाहे थे, ठीक है, ये हो सकता है कि शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खानों के सामान देते हो, है ना, खाने के सामान देते हो, ठीक है। पौधों के अवशेष से पता चलता है, क्या पता चला कि ये किस तरह की खेती करते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों इनको उगाते थे, ठीक है। इसके अलावा ये जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, जिसकी हल की आकृति मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये बच नहीं पाए हैं, लेकिन इनके जो खिलौने के रूप में इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। हो सकता है लकड़ी, देखिए कई तरीके से लकड़ी नष्ट हो सकती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जिस तरह से समाप्त हुई उस तरह से ये भी कहा जा सकता है, हो सकता है ये बाढ़ में चली गई हो सकता है आग लग गई हो उस टाइम पे, हो सकता है कुछ और भी कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा ये लकड़ी की चीजें जो है समाप्त हो गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा सिंचाई के लिए क्या होता था, इनके कुछ तरीके अपनाए गए थे। ये पानी का संचयन कैसे करते थे, ये पानी का संचयन जैसे कि पोखर बनाकर करते थे, ठीक है। पोखर आज के टाइम पे भी पोखर बनाए जाते हैं, ठीक है, गोल गोल पोखर बना के करते थे। इसके अलावा ये हो सकता है कि बांध बनाया हो उस टाइम पे, कोई ऐसा इस टाइप का बनाया हो जो पानी रोकने का काम किया हो, ठीक है। या फिर बहुत बड़े बड़े गड्ढे जैसे, गोल जैसे गड्ढे जैसे बनाए गए जिसमें बारिश का पानी रोका जा सके, जिसे संभवतः बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके जब पानी की कमी होती हो, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, बकरियां पालते थे, ठीक है। गाय, भैंस, बकरियां ये मैं आगे भी बता चुकी हूँ, ठीक है। आसपास जो है तालाब, चारागृह होते थे, लेकिन सूखे होने पे मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक मतलब जो है दूर दूर तक ले जाया जाता था, क्योंकि वे जो होते थे वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे, ये बहुत सारी चीजें जो करते थे। देखिए जानवरों का इस्तेमाल ये किस तरह से करते थे, ये देखिए इस तरह से खिलौने प्राप्त हुए, ठीक है। जानवरों का इस्तेमाल ये करते होंगे कि जो ये सामान इन्होंने रखा, या इसमें हो सकता है कि गेहूं हो, चावल हो, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तरह के हलों का प्रयोग किया जाता हो, है ना। इस तरह के जानवरों से इनको खींचने का काम किया जाता हो। आगे हम यहाँ बात करेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये एक बंदरगाह है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, लोथल का है, गुजरात में, ठीक है।
लोथल बंदरगाह गुजरात। गुजरात अगर ये बंदरगाह है तो बंदरगाह का इस्तेमाल आज आधुनिक टाइम पे किस लिए किया जाता है? सामान का आयात और निर्यात करने के लिए, है ना, विदेशों से या यहाँ से कोई वस्तु निर्यात की जा रही विदेशों में, या विदेशों से कोई सामान आयात किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आज भी आधुनिक टाइम पे भी बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पानी के रास्ते से इनका प्रयोग होता है, ठीक है। उस टाइम पे भी हमें एक बड़ा तालाब जो है लोथल में मिला, जिसको बंदरगाह कहा गया, ठीक है। यहाँ पे भी समुद्र से आने वाली नाव जो है यहाँ रुकती होंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी सामान जो है, ये देखिए रास्ता इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ सामान जो है चढ़ाने उतारने का काम किया जाता होगा लोगों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे के धौलावीरा नगर, ठीक है। धौलावीरा नगर अब हम बात करें तो धौलावीरा नगर हम देख लेंगे मैप में कहाँ पर है। मैंने आपको एक मैप आगे दिखाया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धौलावीरा, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ जाता है? ये हमारा मुख्यतः गुजरात में पड़ जाता है, ठीक है। तो धौलावीरा, सुरकोतगा और लोथल, ये तीनों ही नगर कहाँ पर हैं? ये गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो धौलावीरा नगर जो है, यहाँ पर साफ पानी मिलता था, ठीक है। जमीन जो होती थी वो उपजाऊ थी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की कई नगर जो थे वो 2 भागों में बटे थे, लेकिन जो धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में बटा हुआ मिला है, ठीक है। इसमें जो 2 हिस्से थे इसके, जो ये यहाँ अन्य नगर थे उनमें जो 2 हिस्से होते थे, उनमें एक जो हिस्सा होता था उसको क्या करता था, ऊंची ऊंची दीवारों से ढका जाता था, जबकि धौलावीरा जो 3 भागों में बटा हुआ है, इसके 3 भागों में जो 2 भाग थे, ठीक है, उन 2 भागों को पत्थर की ऊंची दीवार से जो है ढका जाता था, ठीक है। आसपास पत्थर लगाकर इससे क्या किया, किला टाइप का बनाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, इसके अंदर जो था बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए थे, ठीक है। और एक खुला हुआ क्या बना था, एक खुला हुआ मैदान भी यहाँ पर था, ठीक है। जहाँ पर क्या होता था, इस खुले मैदान में सार्वजनिक जो कार्यक्रम है इनका आयोजन किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा कुछ अवशेष हड़प्पा कालीन के जो ऐसे प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हड़प्पा लिपि में जो लिखे हुए बड़े बड़े अक्षरों में जो पत्थरों पर खुदा हुआ है, ठीक है, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो इस अभिलेखों को संभवतः क्या है, लकड़ी में जड़ा जाता था, ठीक है। जो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, इन जो लिपि लिखे हुए पत्थर प्राप्त हुए, इन्हें लकड़ी में कहीं ना कहीं जड़ा जाता होगा, ठीक है, जो कि अपने आप में एक अनोखा अवशेष हो गया है, ठीक है। और इनको क्या किया जाता होगा कि इनको लेख जो है ये मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर जो है आमतौर पर जो है ये पाए गए हैं, ठीक है। गुजरात की खंबात की खाड़ी से जो है साबरमती जो उपनदी है वहां पर बसा जो लोथल नगर है, अभी मैप में आपको हमने दिखाया था, ठीक है। जो लोथल नगर है वो ऐसे स्थान पर बसा है जहां से कीमती पत्थर और कच्चा माल जो है आसानी से लाया ले जाया जा सकता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोथल का जो ये बंदरगाह है, यहाँ से कच्चा माल जो है आयात निर्यात किया जाता होगा, ठीक है। इसके अलावा कीमती पत्थर जो है उसका भी आयात जो है किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है जो भंडार गृह भी प्राप्त हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जैसा कि मैंने बताया था कि अभी आपको कि ये जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रांकन इसको भी कहा जाता है। ये लकड़ी का जो लकड़ी पर उसके क्या पत्थर पर उसका क्या कर लिपि लिखी जाती थी, लिपि लिखकर उसको लकड़ी के उसमें हिस्से में जो है उसमें रोका जाता था, ठीक है। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि मोहरा का प्रयोग जो है सामान भरे उन डिब्बों या थैलों में चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता होगा। क्यों भेजा, ऐसा किया जाता था ताकि उस थैली में जो सामान आ रहा है उससे ये तो हमें पता चल जाता था मोहर की छाप से कि वो जो सामान आया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब कि उसमें कोई सामान जो है निकाला या रखा नहीं गया है, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक है। और जो ये मोहर की छाप होती थी इसको क्या कहा जाता था, इसको मोहरबंदी कहते थे, ठीक है। तो जो ये है ये पूर्णतः संपूर्ण जो नहीं प्राप्त हुई, ये टूटी हुई जो है एक मोहर जो है में प्राप्त हुई है, ठीक है। अब सभ्यता के अंत की बात करें तो 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उसका जो उत्पत्ति वो बताई गई लगभग 4500 साल पहले, है ना। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगभग 700, है ना,
700 साल बाद, ठीक है। तो यानी 2900 साल पहले जो है ये बदलाव देखने को मिला कि अचानक क्या होने लगा कि भाई वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने नगर छोड़ दिया, ठीक है। लेखन मुहर बाटों का जो है प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से जो कच्चे मालों का आयात निर्यात होता था वो कम हो गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो पर सड़कों पर क्या आता था, सड़कों पर जो है कचरा इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है। जल निकासी प्रणाली जो है, जो हमने आपको दिखाई थी, वो जल निकासी प्रणाली जो है वो टूटने लगी, ठीक है, बर्बाद होने लगी, नष्ट होने लगी, ठीक है। और जो वहाँ पे लोग थे वो सड़कों पर झुग्गी बनाकर, ठीक है, झुग्गी नुमा जो घर है वो बनाकर रहने लगे। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। विद्वानों का कहना है कि या तो नदियाँ सूख गई इसलिए लोगों ने पलायन कर लिया, ठीक है, या फिर जो जो ये लोग दीवारें बनाते थे, ठीक है, जो लकड़ी पकाने का जो काम होता था वो ईंधन के द्वारा होता था, ठीक है। और जो ये ईंधन है वो कहाँ से प्राप्त होता था, वो ईंधन जो है जंगलों की लकड़ियों से प्राप्त होता था। तो ये भी हो सकता है कि इन जंगलों का विनाश हो गया हो, कि इन्होंने ईंटों बनाने का जो प्रयोग किया वो इतना ज़्यादा किया, ठीक है, कि जंगलों में जो है लकड़ियाँ कम पड़ने लगी, पूरी तरह से जंगल जो है नष्ट होने लगे। जब भाई जंगल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो चीज़ें थी बनाने रहने और सुख सुविधाएं, जो उनको फल और सब्जियां, ये सब चीज़ें जो प्राप्त हो रही थी वो मिलना बंद हो गई होंगी, है ना। ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो इसके अलावा मवेशियां, जो बड़े बड़े जुग्गू चारगाहें, घास, वो भी समाप्त होने लगे। हाँ, जो इनके पशुपालन जो करते थे, तो जो इनके जानवर जो चारा खाते होंगे, आसपास की चीज़ें जो थी, ठीक है, वो समाप्त। एक टाइम पर मैंने शुरू के चैप्टर में भी बताया कि एक टाइम बाद जो आदि मानव थे, ठीक है, वो जो एक जगह रहते थे, तो जो चारा उनके द्वारा पाले गए पशुओं से जो चारा खाया जाता था वो पलायन का एक कारण बना था। क्यों? क्योंकि एक जगह पे ये जब चारा समाप्त हो जाता था तो वो पशुओं को अन्य जगह पर चारा खिलाने के लिए ले जाया करते थे, ठीक है। तो इस जगह से भी दूसरी जगह पलायन करने का ये कारण हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि वहां बाढ़ आ गई हो, ठीक है, या बाढ़ से पूरी घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पानी जो है सूखा पड़ गया। ऐसे बहुत से कारण हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के कारण बन गए, ठीक है। तो अब ये जो हैंड राइटिंग नोट्स है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीन सभ्यता के अवरोध मिलने के प्रमाण की जो है पुष्टि की थी। उसके बाद 1856 में क्या हुआ था, कराची के लाहौर में जो रेल लाइन बिछाई गई थी वहाँ प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य किसे मिले थे, जेम्स विलियम व वर्टन बंधु द्वारा ये बताया गया था, ठीक है। 3 भागों का प्रयोग, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन 3 नामों का जो प्रयोग है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया जाता है। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो 1921, ठीक है, 1921 में सर जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी पंजाब के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा जो नाम का जो है अन्वेषण इन्होंने किया था, ठीक है। और जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। हड़प्पा सभ्यता का 80% स्थल जो है वो विस्तार जो है कहाँ पर है, सरस्वती हकरा नदी घाटी के आसपास जो है इसका विस्तार है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो जो इसके अवशेष हैं जो कौन कौन से प्राप्त हुए, तो पाकिस्तान और भारत में जो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में जो है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा फैलाव की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है, तो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, इसके अलावा पश्चिम में मकरान, ठीक है, पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश मेरठ। देखिए यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ की बात हो रही है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से ये पूर्वी हिस्सा पड़ेगा, ठीक है। तो इतना दिमाग में लगा के चलिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, यहाँ पे पड़ेगा मेरठ, ठीक, मेरठ, यहाँ से यहाँ तक इसका जो है विस्तार पाया जाता है। मुख्य स्थल की बात करें तो सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। ये समकालीन बस्तियां थी, ठीक है। समकालीन बस्तियों में हम यहाँ आपको मैप में दिखा दे रहे हैं किसकी किसकी बात हो रही है। तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, धौलावीरा और इसके अलावा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर है, ये हमारा हड़प्पा, ठीक। आगे बात करें
तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। तो इन नदी के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया। फिर 1923 में इसका नियमित उत्खनन जो है वो आरंभ हुआ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए 1926 में मधुस्वरूप वत्स ने तथा 1964 में मॉर्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर जो है इसका जो है क्या करा था, उत्खनन करवाया था। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले, जो पूर्वी टीला है उसको क्या कहा गया, नगर टीला कहा गया, पश्चिमी टीला जो है उसको दुर्ग टीला कहा गया। ठीक है, हम आप इसके बारे में डिस्कशन कर ही चुके हैं। 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला। ठीक है, ये सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर स्थित है। सर्वप्रथम जो इसकी खोज है वो रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो क्या है, विशाल स्नानागार, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके वो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो पॉइंट आपके यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत को क्या कहा गया, विशाल अन्नागृह कहा गया। जॉन मार्शल द्वारा स्नानागृह की विश्व का आश्चर्य बताया। ठीक है, जो जॉन मार्शल थे इन्होंने स्नानागार को क्या कहा, विश्व का आश्चर्य बताया। ठीक है, जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य था। उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हुआ था, इसकी सीढ़ियां बनी हुई थी, 2 तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी, दोनों तरफ से उतरने के लिए, है ना। तो वो किस दिशा में थी, उत्तर और दक्षिण दिशा में थी। ठीक है, किले की रक्षा प्रणाली जो है हड़प्पा किले के समान ही थी। अब हम बात करेंगे लोथल। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। तो अहमदाबाद जिले के दक्षिण में भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित क्या था, लोथल स्थित था। खोज इसकी किसने की, SR राव ने 1957 में इसकी खोज की थी। फारस की मुद्रा, शील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र जो है यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा बंदरगाह, धान बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, ठीक है, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, लोथल से प्राप्त हुई। भाई फारस की मोहर कैसे प्राप्त हुई होगी, आयात निर्यात होता होगा, लोथल बंदरगाह था। ठीक है, आयात निर्यात होता होगा, इसीलिए वहां से फारस की जो मोहर है प्राप्त हुई होगी। अब हम बात करेंगे कालीबंगा। देखिए जितने भी नगर जो बसे हुए थे, ठीक है, ये सब एक ही प्रणाली से बने हुए थे, लेकिन जो कालीबंगा है वो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में बसा हुआ था। ठीक है, ना ही यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ना ही पे यहाँ मजबूत दीवारें बनी थी। ठीक है, तो चलिए इसके पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो सैंदर साम्राज्य की ये तीसरी राजधानी कहा जाता है। ठीक है, पहली और दूसरी राजधानी किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित, जिसकी खोज ए घोष ने की थी, कि कब की थी, ये 1953 में इसकी खोज हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, यहाँ के जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगा मोहनजोदड़ो के समान टीले की योजना है, लेकिन अंतर क्या है कि कालीबंगा के जो घर है वो कच्ची ईंटों से होता था, जबकि मोहनजोदड़ो के जो घर है वो अधिकांशतः कैसे बने होते थे, पक्की ईंटों से बने होते थे, है ना। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकासी प्रणाली भी नहीं थी। खेलकड़ी की मोहरें और मिट्टी की छोटी मोहरें जो शील महत्वपूर्ण जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे धौलावीरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि यूनेस्को लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने सभी जो स्थल प्राप्त हुए अब तक, जो नगर प्राप्त हुए वो 2 भागों में थे, लेकिन जो धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ जिले के बचाव तालुक में स्थित है ये धौलावीरा। इसकी खोज किसने की थी, RS विस्ट द्वारा 1990 से 91 में इसकी खोज की गई थी। ये चौथा विशालता हड़प्पा कालीन नगर था। ठीक है, धौलावीरा में 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा 17 सैंधल लिपि अक्षर वाला सबसे बड़ा साइन बोर्ड जो है यहाँ पर पाया गया है। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण कथन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो ये पूरी सभ्यता से संबंधित है कि लोथल एवं सुरकोदगा दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही एक रक्षा प्रणाली से, प्राचीर से जो है घिरे थे। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा नगर योजना जो है एक समान थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, मुख्य मार्ग जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते थे और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण काटती थी, जैसा कि मैंने बताया था कि 90 डिग्री पे जो है एक दूसरे
जो सड़क है वो काटती थी, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर जो है वो पकाई गई ईंटों से, जबकि कालीबंगा जो है वो कच्ची ईंटों से बना था, ठीक है। सर्वप्रथम जो है कपास उत्पन्न करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग जो है वो किसका किया गया था, खेलकड़ी का किया जाता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण क्या था, उसका विदेशी व्यापार था, आयात निर्यात जो है अत्यधिक होता था। अब यहाँ पे देखिए एक मिस्र के पिरामिड दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्र जो है ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका कुछ इस आकृति का बना हुआ है। तो यहाँ पर मिस्र जो है, यहाँ पे मिस्र बसा हुआ है। मिस्र किसके किनारे बसा हुआ है, ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है ना। मिस्र जो है हमारा वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी के किनारे जो मिस्र है, जो नील नदी है, ठीक है, मिस्र को जो है नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास है ये मरुस्थल पाए जाते हैं, लेकिन नील नदी यहाँ होने के कारण यहाँ पर जो है मिस्र सभ्यता जो है बसी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है कि नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान था, ठीक है, जिसकी और उपजाऊ किसकी वजह से, नील नदी की वजह से था, लेकिन इसके अलावा जो भाग थे वो उपजाऊ नहीं थे, वो रेगिस्तान थे, ठीक है। लगभग 5000 साल पहले कहीं ना कहीं ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है। इसको मैं ठीक है। तो ये 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले जो राजा थे वो सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात, ठीक है, ये लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे और इन्हें बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते, जैसे कि पिरामिड, यहाँ पे पिरामिड आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पिरामिड बनाए गए। तो इसमें क्या था, शासक जो है, शासकों की जो अवशेष थे, ठीक है, शासकों की जो समाधियाँ थी उनको इसमें रखा जाता था, इसमें ही यहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया भी गया है कि राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इनके पिरामिड में दफना दिया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। कि इन शवों में जो अब इन शवों को क्या कहा जाता है, अब इन शवों को हम किस नाम से जानते हैं, मम्मी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन शवों के साथ ही इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो उनकी आवश्यक होती थी वो दफनाई भी जाती थी, ठीक है, जैसे कि खाद्यान्न होता था, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जो ये शव है, ठीक है, आगे जाके ये कहीं ना कहीं जिंदा होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही वहाँ पे देखिए एक तरह की क्रूरता थी, ठीक है। अब ये कह सकते हैं जो उनके प्रिय सेवक और सेविकाएं थी, ठीक है, उनको भी उनके साथ जो है जिंदा दफना दिया जाता था, ठीक है, मरा हुआ नहीं, जिंदा उनके साथ जो है दफना दिया जाता था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दुनिया के इतिहास में जो शवों को दफनाने की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा, ठीक है, धन दौलत जो खर्च किया गया था वो कहाँ किया गया था, मिस्र की सभ्यता में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे तिथियां गिनी गई हैं। तो मेहरगढ़ है, जो मेहरगढ़ में कपास की खेती है वो कब की गई थी, लगभग 7000 साल पहले की गई थी। नगरों का आरंभ जो है वो 2700 साल पहले हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा के नगर का जो अंत है वो अंत की जो शुरुआत है लगभग 2900 साल पहले शुरू हुई थी, और अन्य नगरों का जो विकास है वो 2500 साल पहले। अब यहाँ से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि आगे आपको डिस्कशन करेंगे, तो जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का शहर है, कौशल, लुम्बिनी, धौलावीरा या हम्पी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा जो है ये हड़प्पा का शहर है। इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा वासियों को जो राजस्थान से प्राप्त हुआ था वो कॉपर था। कॉपर को क्या कह सकते थे, तांबा, है ना। तांबा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये राजस्थान से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर, ठीक है, लोथल। लोथल जो है वो निम्नलिखित किस राज्य में था, तो लोथल जो है वो हमारा कहाँ था, गुजरात राज्य में था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और लोथल ही जो क्या था, वो बंदरगाह था ना। पुरातात्विक स्थल सुरकोदगा किस राज्य में स्थित था, तो सुरकोदगा कहाँ था, ये भी गुजरात में स्थित था। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले। तो जुताई वाले क्षेत्र के हमने अभी आपको शॉर्ट नोट में भी बताया था कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा से एक माह जुते हुए खेतों के प्रमाण जो है वहां से मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, ठीक है, सभी नगर 2 भागों में विभाजित है, लेकिन धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पी नगर जो है 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में कौन सा था, धौलावीरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये पूछा कब गया था, आरओ के मेंस 2013 के पेपर में, ठीक है। इसके अलावा प्री में जो पूछा गया था पीसीएस के, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये भारत में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कुओं के जो अवशेष है तो ये कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये मोहनजोदड़ो, है ना,
मोहनजोदड़ो में मैंने बताया था कि महान स्नानागृह हुआ था, और जो मतलब जो लोग होते थे वो अपने घर में भी एक आंगन जैसा वो बनाते थे जिसके चारों तरफ कमरे होते थे, ठीक है, और उन्हीं घरों में अपने घरों में क्या बनवाते थे, कुएं भी वो बनवाया करते। तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता का सबसे महान स्नानागृह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हो जाएगा। ये 1992 के पीसीएस में यह क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारी जो थी, ये हमारी क्लास, ये थर्ड जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे हम इतिहास के अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी जो है पहले कंप्लीट करवाई जाएगी, इसके बाद लाइन टू लाइन फिर स्टार्टिंग की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से ये सारे क्लासेस जो हैं पूरा 6 to 12, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी जो है आपकी कंप्लीट होगी। सो थैंक यू क्लास हमसे जुड़ने के लिए, जल्दी मिलते हैं हम अगली क्लास में।